Hello. Hello students, a very special good afternoon to all of you. This is Shama Upadhyay, your chemistry educator, and I welcome you all in this class. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में कौन सी बुक आपकी लग रही है अगर, तो आपको पता ही होगा, है ना, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो जो चैप्टर्स हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा बुक कौन सा लगेगा, तो ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, कौन सी है? बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 चैप्टर्स हैं जो कि हमें खत्म करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसको क्या बोलते हैं, आपने पता ही होगा। ठीक है, पहला जो चैप्टर है हमारा वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि क्लास 12th में ही हम पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, स्टार्टिंग तो इसकी वहीं से हो गई है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे और पूरे डीप में जाके पढ़ेंगे यहाँ पे सारी चीजें। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा पहला चैप्टर है। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जब बायोमोलिक्यूल के अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें हम वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की क्या केमिस्ट्री है उसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तीसरा है हमारा केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि वो सारे चैप्टर्स जो अभी तक आपने एक टॉपिक के रूप में पढ़े थे, है ना, एक टॉपिक की तरह कवर किया था, अब वो सारे यहाँ पे आके आपके आगे की क्लासेस में क्या हो गए, एक पूरा चैप्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चौथे चैप्टर की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमारा जो बुक है वही है यहाँ पे इनऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो जो चौथी चैप्टर है हमारा ना, फोर्थ चैप्टर, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है ना, यानी कि उसके बारे में सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्टरी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, तो अगला चैप्टर क्या है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हमारा जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट भी हम लोग क्लास 12th में ही पढ़े, 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स, यूनिट्स, लैटिस, एटिस एंड सारी चीजें, इन सारी चीजों की हम बात करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस में हमारा जो अगला चैप्टर है वो है पॉलीमर। पॉलीमर को भी आपको पता है ना, पॉलीमर्स क्या होते हैं ये भी चीजें आपको पता है, तो पॉलीमर के बारे में एक इंट्रोडक्शन है और इस पे एक पूरा चैप्टर है। ये सारी चीजें दरअसल हम लोग क्लास 12th में पढ़ के आए हैं, जो कि अभी एक कहीं ना कहीं छोटे चैप्टर्स थे या फिर एक टॉपिक था, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, अब आपकी तरह वो पूरे एक चैप्टर की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर नंबर हमारा जो 7 है वो है पॉलीमराइजेशन में। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया पॉलीमर के बारे में, तो अब उसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म है, ठीक है, कौन कौन से मैकेनिज्म है, क्या कैनेटिक्स यूज हुए हैं, उसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि हमारा जो अगला चैप्टर है वो क्या है, काइनेटिक्स एंड, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर। ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है सिंथेटिक डाई। ठीक है, यानी कि चैप्टर 8 है सिंथेटिक डाई। तो ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 8, जो कि हमें बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो इन्हीं चैप्टर के अंदर बनेंगे, क्योंकि कहीं बाहर से तो बनना नहीं है। ठीक है, तो 8 चैप्टर्स हैं और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास है हमारी, फर्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1। ठीक है, एंड चैप्टर 1 है क्या, तो अभी तो आपने देख ही लिया क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, होते क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले तो इन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ना
कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है। तो मेनली कहाँ मिलते हैं, क्या होते हैं, होता तो एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल है, लेकिन ये मिलता कहाँ है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिल सकता है। और आज के टाइम में हम लोग जो खाते हैं ना, तो उनमें जैसे कि मान लीजिए दिन भर अगर एक इंसान रोटी नहीं खाता, रोटी क्या है, रोटी मेनली ना कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ साथ मिलेट्स हो गए, व्हीट हो गए, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट है। अब आपने सुना होगा कि इंसान दिन भर रोटी खाता है, अगर खा लिया तो ठीक है, लेकिन नहीं खाता है तो क्या होता है, उसे वीकनेस होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। उस टाइम पे लोग कहते हैं भाई इसको ग्लूकोज पिला दो, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन अगर रोटी नहीं खाया तो शाम में एनर्जी डाउन रहेगी, उस टाइम उसे ग्लूकोज पिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो रोटी होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मिलता कहाँ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। मेनली बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ये बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करेंगे तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के मेनली हम नाम से ही बता सकते हैं होता क्या है, तो कार्बन का जो हाइड्रेट होता है उसी को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट को हम बोलेंगे क्या होता है, तो सबसे पहली चीज तो एक बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो नेचर में मोस्ट अबेंडेंटली पाया जाता है ना, एक ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेशन हम लिखेंगे इसमें, और आप लोग भी साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। अगर वीडियोस देख रहे हैं तो इसमें सारी चीजों को आप तैयार करते रहिए, ठीक है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट abundant, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट abundant biomolecule, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट abundant biomolecule ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे पाया जाने वाला एक ज्यादा भारी मात्रा में एक मोस्ट abundant बायोमोलिक्यूल है, जिसका नाम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मेजर सोर्स जो होता है वो एनर्जी का होता है, और कहाँ पाया जाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, अर्थ पे पाया जाता है। उसके बाद किसका मेजर सोर्स है, तो आप लोग लिखोगे इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, it is a major source of energy for all living organism, ठीक है। it is a major source of energy for all living organism, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, या फिर आपके एनिमल्स हो गए, उनके अंदर एक मेजर सोर्स का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसके अंदर आपका रोटी भी आ जाता है और जिसके अंदर आपका ग्लूकोज भी आ जाता है, ठीक है। तो मेजर सोर्स की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ ना ये और भी कई तरीके से काम करता है, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि अभी हमने बात की है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो इट वर्क्स एज अ energy for living organism but also work as a structural compound in organic chemistry, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में, तो हमने देख लिया कि रोटी मान बात करी, रोटी की बात आई तो कार्बोहाइड्रेट, अगर रोटी नहीं खाया दिन भर तो शाम में एनर्जी की बात आ गई ना, अब एनर्जी डाउन है तो भी कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट ही आएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बट स्टिल ये यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड चीजें नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे डेली लाइफ की बात थी कि जहां से हमने समझ लिया कि भाई होते क्या है, लेकिन जब हम बात करेंगे ना स्ट्रक्चरल की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आया ना, इसकी हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ये सिर्फ आपके एनर्जी तक और लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ही लिमिटेड नहीं है, इनके बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपाउंड भी हैं जो यहाँ पे नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो होते कैसे हैं, तो अभी हमने बात करी है ना हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कि वो कार्बन से मिलके बने होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये डेफिनेशन वर्क तो कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये डेफिनेशन फेल्स भी हो गए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। ऑल्सो आगे क्या लिखेंगे हम, ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, also carbohydrate serves as a structural compound for
ओके, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या लिखा है हमने, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक मेजर सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ऑल्सो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कई सारे स्ट्रक्चरल कंपाउंड भी बनाता है, ठीक है। चलो, अब जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स आपके बनेंगे, ठीक है, उनको हम कंपोस्ट कैसे करेंगे, मेनली वो किससे मिलके बने होंगे, चलो इससे पे बात करते हैं, ठीक है। तो मेनली ये जो मिलके बने होंगे ना, वो किससे होंगे, तो इसको हम लिखेंगे दे आर ऑल composed CHO, यानी कि C was what, कार्बन, H is हाइड्रोजन एंड O is ऑक्सीजन। जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल कंपाउंड होंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिले होंगे, ठीक है। और कार्बन कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पे अगर हम चलते हैं, ठीक है, मिलके तो बने होंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें तो बहुत पहले लोग, बहुत सारी पहले टाइम की बात करें तो लोग एक डेफिनेशन बोलते थे, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या था हमारा, कि जो हमारा हाइड्रेट होता है कार्बन का, ठीक है, यानी कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट कैसे बनता है, जब भी कार्बन वाटर के फॉर्म में जब रिएक्ट करेगा तो वाटर क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। वहीं पे अगर हम बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन क्या बनाता है, हैलोजन की जब हम बात करते हैं ना तो वो हैलाइड बनाता है, और वाटर क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की हम बात करें तो ये बहुत ही पहली डेफिनेशन थी, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि कार्बन का जो हाइड्रेट था उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बट हर एक कंपाउंड पे ये डेफिनेशन वर्क नहीं करता, ठीक है, हर एक जगह पे ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड भी नहीं था, इसीलिए कुछ टाइम के बाद इस डेफिनेशन का जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसका बहुत ही उल्टा इफेक्ट पड़ा। कुछ टाइम के लिए बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए, जैसा कि हमने बोला कि यहाँ से जो भी मिलकर कंपाउंड बने होंगे वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे। तो कुछ टाइम के बाद ये डेफिनेशन कुछ टाइम तक सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं था, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स पे जब हम गए, तो जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये सेटिस्फाइड था, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे, ठीक है, लाइक एसिटिक एसिड, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो वहां पे भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, इनकी डेफिनेशन को यहीं पे छोड़ दिया गया और आगे जनरेटेड एक न्यू डेफिनेशन आया, ठीक है। एंड न्यू डेफिनेशन जो हमारा था वो था पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज नोन एज एल्डिहाइड, यानी कि इस डेफिनेशन में हमारा आया था, पहली चीज आए पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्या होता है, OH, OH आपने देखा होता है ना, अल्कोहल होता है OH, और OH जो होता है अल्कोहल, वो दो फॉर्म में यूज होता है, समटाइम इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स व्हाइल समटाइम इज यूज्ड एज द सफिक्स। जब हम बात करते हैं अल्कोहल के प्रीफिक्स को तो हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, वहीं पे जब हम अल्कोहल के सफिक्स फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पे हम ऑल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन खैर, क्योंकि हमें यहाँ पे सफिक्स की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे नीड किसकी है, प्रीफिक्स की, तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यू ऑल नो अबाउट दैट एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड इज व्हाट, CHO इज एल्डिहाइड, ठीक है। एंड यू आल्सो नो अबाउट द कीटोन, कीटोन इज व्हाट, C डबल बॉन्ड O रिप्रेजेंट द फॉर्मूला ऑफ कीटोन, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे जो डेफिनेशन था ना, दूसरा जो डेफिनेशन था वो क्या था, चलिए हम उस पर बात करते हैं फटाफट। दूसरा जो डेफिनेशन था वो क्या था, ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये था कि हमारे क्या होते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं, लेकिन जो दूसरा डेफिनेशन था ना वो क्या था, क्योंकि ये डेफिनेशन हर जगह सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दूसरा हमारा जो डेफिनेशन था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑल द polyhydroxy derivative, polyhydroxy derivatives of aldehyde and कीटोन, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब हमारा जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन का जो हाइड्रेट है इसी को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, लोग यही जानते थे, लेकिन जब ये डेफिनेशन फेल हो गया ना, तो फिर ये दूसरा वाला डेफिनेशन आ गया। दूसरा वाला डेफिनेशन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी मैंने आपको बताया, पॉलीहाइड्रोक्सी किसको बोलेंगे, जब हमारे OH ग्रुप, OH क्या होता है, मेनली अगर हम OH की बात करें ना तो OH इज अल्कोहल, बट अल्कोहल को हम दो तरीके से यूज करते हैं। अगर हम बात करें जब हम अल्कोहल को यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स देन वी यूज हाइड्रोक्सी, एंड व्हेन वी यूज एज अ सफिक्स देन वी यूज ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा
OH होगा ना उसको हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम OH को लिखेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। और आप समझ रहे हो अगर OH हाइड्रोक्सी है तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो गया, पॉली मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। यानी कि जब कई होते हैं, 2 4 10 होते हैं, ग्रुप्स आपस में मिलते हैं तो हम वहां पे एक वर्ड लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉली, ठीक है। तो एक OH था तो हाइड्रोक्सी लिखा, जब कई सारे OH आ जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। तो आप समझ गए, कई सारे OH रहेंगे तो उसको हम क्या लिख देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे वर्ड आया है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड इज अ कंपोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर, यानी कि CHO के फॉर्म में हम लिखते हैं एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड को भी हम दो तरीके से लिखते हैं, कभी कभी इसका प्रीफिक्स यूज होता है, कभी कभी इसका सफिक्स आता है। व्हेन वी यूज्ड इट एज अ प्रीफिक्स देन वी यूज फॉर्मल, एंड व्हेन वी यूज इट एज अ सफिक्स देन वी यूज अल, ठीक है। यानी कि इसका हम दो फॉर्म लिखते हैं, अगर इसको हम प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल। और जब हम इसको सफिक्स की तरह लिखते हैं तो हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ ए एंड एल, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई एल्डिहाइड की। उसके बाद कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि डेरिवेटिव होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो एल्डिहाइड देख लिया हमने, पॉलीहाइड्रोक्सी देख लिया, अब हमारे पास जो लास्ट बचा है ना वो है कीटोन, एंड कीटोन इज व्हाट, C डबल बॉन्ड O इज नोन एज कीटोन, ठीक है। जब भी कार्बन हमारा C डबल बॉन्ड O की तरह किसी ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसे हम कह देते हैं कि भाई ये सीधे सीधे क्या है, कीटोन है। तो कभी भी आपको देखे C डबल बॉन्ड O तो उसको आप बता दोगे कि ये क्या है, कीटोन है। तो इन तीनों फॉर्मूले से मिलके अब हमारा क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, आपको लिखना क्या है, डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट और द पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। और ये मिलता कब है हमें, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस पे आगे लिख लेंगे हम, दैट यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो होता है वो क्या होता है, ये जो हमें हाइड्रोलिसिस करने के बाद डेरिवेटिव मिलता है ना, इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव ये कंपाउंड होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है ना, क्या आपको पता है, देखो जब हम पढ़ते हैं GOC पढ़ते हैं ना, हम लोग क्लास 11 12 में भी हम लोग पढ़ के आए थे, तो वहां पे हमें एक टॉपिक मिलता है, खैर वो आपके ग्रेजुएशन में भी है, हम लोग पढ़ेंगे दूसरे सेमेस्टर में। यहाँ पे एक टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म, टॉपिक नहीं एक पूरा चैप्टर ही है बड़ा सा। तो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हमें 5 तरीके के पढ़ने होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है स्टीरियो पे। स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो वहां पे हमें दो तरीके के GI देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंडीशन शो कब होता है, जब हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है। लेकिन ऑप्टिकल कब होता है और ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, देखो एक हमें पता है एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या होता है, ये हमारा एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट होता है जो अलग अलग डायरेक्शन में फैला होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसे कि मान लीजिए, हम्म, और ये क्या होगा, ये एक मल्टी डायरेक्शनल होगा, अलग अलग डायरेक्शन में फैला होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पास कराते हैं निकोल प्रिज्म से, ठीक है। क्या होता है ये, निकोल प्रिज्म से जब हम इसको पास कराते हैं तो निकोल प्रिज्म क्या काम करता है, निकोल प्रिज्म, अभी तक ये जो लाइट ऑर्डिनरी थी, जो मल्टी डायरेक्शनल थी, कई सारे डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा था, अब क्या करेगा निकोल प्रिज्म, ये इसको कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल यूनि डायरेक्शन में, ठीक है, एक सिंगल यूनि डायरेक्शन में, मतलब कि अब ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये जो निकोल प्रिज्म ने कन्वर्ट किया है ना, अभी ये ऑर्डिनरी लाइट था, अब ये क्या है, ये जो एक डायरेक्शन वाली लाइट हो गई ना, इसको बेटा बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज लाइट तक तो ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव अभी यहाँ पे भी नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज आप देख लो, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव का क्या मतलब होता है और एक्टिव का मतलब क्या होता है समझिएगा, जब भी हमारा प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्लेन पोलराइज लाइट है, अब इसके सामने कोई भी एक कंपाउंड रख दिया गया और वो उसको किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मान के चलते हैं ये इसने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है। तो जब भी हमारा प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी
किसी भी कंपाउंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है, या फिर वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी भी कंपाउंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। देख लीजिए, अगर मूवमेंट इधर होती है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर सेम मूवमेंट इधर होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई प्लेन पोलराइज लाइट एक सिंगल लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, फर्स्ट वन इज पोलराइज्ड एंड सेकेंड वन इज, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट दो डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने दो नाम सुना होगा कि जब भी वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। अब जब तक प्लेन पोलराइज लाइट ना किसी भी कंपाउंड को रोटेट नहीं कर रहा था ना, तब तक वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएल, आईपीएल मत याद रखना, पीपीएल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कंपाउंड है ना, ये क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर यही किसी भी कंपाउंड को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, लाइक क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये जो कंपाउंड रोटेट कर चुका है ना, ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इस चीजों को हम पूरे डीप में पढ़ेंगे ना आइसोमेरिज्म में, अभी सिर्फ ये वर्ड आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिकल एक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट का हमारा डेफिनेशन, पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल से मिला है, जिसका जो मेजर सोर्स होता है, काम क्या होता है, मेजर सोर्स काम ये करता है एनर्जी का, और किसके अंदर करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बट स्टिल इट नॉट वाज लिमिटेड देयर, ठीक है, ये वहीं पे खत्म नहीं होता, वहीं पे नहीं रुक जाता, ये आगे और भी काम करता है। अब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया है ना, तो ये एनर्जी का काम तो करेगा नहीं, ठीक है, ये किसका काम करता है, ये यहाँ पे बनाता है बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपाउंड, ठीक है, जो कंपोज्ड होते हैं किस फॉर्म में, तो सी एच ओ से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, अब अगर सी एच ओ से मिलके बने हैं तो चलिए बात तो करते हैं, हम जब इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि मैम नाम से ही क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कि जो भी कार्बन के हाइड्रेट्स होंगे उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। पहले टाइम में ये डेफिनेशन ठीक था, सेटिस्फाइड था, ठीक है, लोग मानते थे इसको। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट स्टिल वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो फिर तो ये गड़बड़ थी ना यार। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, फिर एक दूसरा डेफिनेशन आया, ठीक है। दूसरा जो डेफिनेशन था ना वो क्या था, कि पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जब दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया तो क्या बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारा, वो क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, और ये मिलता कब है, तो हाइड्रोलिसिस करने पे, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब ये मिलता है ना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, इट इज ईदर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मिलता है, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस के बाद मिलता है, इसलिए ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें हमने देख ली, अब फटाफट हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर आप एग्जाम्पल सोच रहे हो तो आपको बहुत सारे तो एग्जाम्पल्स पता भी होंगे, है ना। एग्जाम्पल क्या होता है, मेनली अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो आपने देखा होगा कि सेलुलोज का नाम सुना होगा, ठीक है, सेलुलोज हो गया, ठीक है, प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन्स की दूसरी अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन मेनली जो पाया जाता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया। तीसरा जो बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, वो क्या है, स्टार्च है। तो ये मेनली तीन एग्जांपल्स हो गए हमारे किसके, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना, अब हमें पढ़ना है जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, है ना, क्या लिखेंगे हम, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो देखो जनरल फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, वो कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है, CmH2ON, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा जो फॉर्मूला है वो कंपोज रहता है, एंड व्हाट इज M एंड N, तो ये आपके कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, लाइक अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे मेनली जो होते हैं ना
कोई भी आपके सामने फॉर्मूला दिया है, अगर आप उसको फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक फॉर्मूला है, अगर आप उस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दिए, इसका मतलब क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट है। और अगर आप उसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, देन यू कैन से दैट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब जैसे हम कुछ लिख के देखते हैं, है ना, अभी तो आपको समझ ही नहीं आया होगा बोलने पे, चलो कुछ लिख के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने देखा है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मेनली देखो कार्बोहाइड्रेट में, है ना, अभी हम आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो एक जो बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है ना, वो होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। मिलता कब है, जब हम सुक्रोज को ब्रेक डाउन, सुक्रोज का जब भी ब्रेक डाउन होता है तो वो दो चीजों में टूटता है, फर्स्ट वन इज ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, है ना, ग्लूकोज तो बहुत पहले से पढ़ते आए हो, है ना, क्लास 12th से आपने पढ़ा है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, ठीक है। अब चलो फटाफट ट्राई करते हैं ना, क्या हम इस फॉर्मूले को ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला दिया है उस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर लिख लिया है देन इट मीन्स क्या, कि आप कह सकते हो कि जो ग्लूकोज है हमारा वो एक कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर आप उसको नहीं लिख पाए तो आप क्या कहोगे कि भाई अब तो ये कार्बोहाइड्रेट रहा नहीं। तो चलो जरा देखो, क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ग्लूकोज कैन बी रिटेन एज, ठीक है, कैन बी रिटेन एज। कैसे आप लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो C6H2O6, ठीक है। बाकी अगर आप इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए 6 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा 6 और H, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन 2 है और बाहर कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा H12 एंड देन O6, ठीक है। मतलब कि हमने इसे कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है वो एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलो फटाफट एक दो और एग्जांपल देखते हैं, है ना। चलिए, अब ये तो हमारे हैं, इसी तरीके से अब आप सुक्रोज को लिखोगे ना तो वो भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। लेकिन कौन नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे भी चीजें हैं, पहले देख लो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, ठीक है, एक्सेप्शन कहाँ से आना शुरू हुआ। ये तो किसका जनरल फॉर्मूला था, कार्बोहाइड्रेट का था ना। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे जो बेटा कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, बट इवन कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे उसके बाद भी वो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहे थे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, एक्सेप्शन कहाँ से आना शुरू हुआ है। एक्सेप्शन आपको पता ही है, CH3COOH क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड होता है। जब आप इसको लिखोगे तो अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहो तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या लिख पाते हैं क्या। सबसे पहले आप मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, टोटल 4 कार्बन है, यानी कि हमने लिख लिया C4, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो ठीक है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे आपके 4 है, ठीक है। अच्छा, कार्बन यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक तो ये वाला एक ये वाला, 2 का कार्बन है। जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देख लीजिए 3 यहाँ पे एक यहाँ पे, टोटल 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा C2H4O2, ठीक है। अब जरा देखो, क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या, कार्बोहाइड्रेट की जनरल फॉर्म में, बिल्कुल लिख लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका C2H2O2, ठीक है। फर्दर जब आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे ना तो ये यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, देखिए जरा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CmH2H2ON, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमने बात किसकी करी है, एसिटिक एसिड की। इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप्स, ठीक है। अगर हम बात करें ना एसिटिक एसिड, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, मेनली दे आर एसिड्स, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब ना ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, ये एक एसिड है। लेकिन एसिड होने के बावजूद ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिक्कत आना शुरू हो गया, ठीक है। इसीलिए हमारा जो पहला वाला डेफिनेशन था ना कि कार्बोहाइड्रेट और द पॉलीहाइड कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वो वाला जो डेफिनेशन था हमारा, वो यहीं पे फेल हो जाता है, ठीक है। चलो, अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक प्रॉब्लम कम नहीं थी, तभी हमारे दूसरी एक और प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये था बेटा कि रैमनोज, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, C6H12O5, ठीक है। रैमनोज नाम का एक फॉर्मूला कंपाउंड होता है जिसका क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O5। अब क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर है
तो इसको भाई कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, हम लिख सकते हैं, होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो, जब आप इसको उस फॉर्म में लिखने चलोगे ना, तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे C6 है तो आप इसको C6 लिख देंगे, ठीक है। H2O, H2O कितनी बार हो जाएगा? यहाँ पे 5 बार हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक H2 बच जाएगा, ठीक है। देख लो, अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे कितने हैं? 5H2 है ना, तो 5 2 10, लेकिन हमारे यहाँ पे टोटल फॉर्मूले में कितने H है? तो 12 है। 2H बच जाएगा ना, और उस 2H को हमें बाहर रखना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा, वो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। स्टिल ये रैमनोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने क्या देखा कि कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जबकि कई सारे ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट ना होते हुए भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो गड़बड़ तो है ना। तो फिर क्या किया गया बेटा? तब यहाँ पे जाके पॉलीहाइड्रोक्सी वाला डेफिनेशन लगाया गया, ठीक है। तो इतना हमने बेसिक जान लिया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को, है ना। अब क्योंकि हैं तो इनकी क्लासिफिकेशंस भी जरूरी है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कैसे किया गया, ठीक है। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूलर साइज के बेस्ड पे इसको क्लासिफाई किया, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज क्या समझ सकते हो आप इससे? जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका साइज होता है ना, जैसे कि कोई छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उससे भी बड़ा होता है। तो जैसे जैसे उनकी साइज होती है उसके बेस्ड पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो छोटे होंगे, है ना, यानी कि उनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो क्या होगा? कम होगा। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बड़ा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी के लिए हमने दो तीन वर्ड्स लाए गए ढूंढ के जो कार्बोहाइड्रेट के लिए सेटिस्फाई कराए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो क्या है? मोनोसैकेराइड है, ठीक है। दूसरा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो होगा डाइसैकेराइड, जिसको हम ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या होगा? पॉलीसैकेराइड होगा, ठीक है। नाम से ही आप समझ जा रहे हो, मोनो मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे कि आपने अभी नाम पढ़ा सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट आप पहले भी पढ़ चुके हो। सॉलिड स्टेट में हम क्या देखते हैं? सॉलिड स्टेट में याद है आपको, हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। एंड यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगेस्ट लेटिस, ठीक है। छोटे छोटे यूनिट सेल मिलके आपस में एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस बना लेते थे, कहाँ पे? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जब हमने बात करी पॉलीमर में, तो क्या होता था? छोटे छोटे पॉलीमर्स जुड़ के, मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते थे? एक लंबा सा पॉलीमर का चेन बना लेते थे। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होगा? जो छोटे छोटे मोनोमर्स है ना, छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स हैं, वो जुड़ के आपस में क्या बनाएंगे? एक लंबा सा चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, पहले हम ये लिखेंगे हम किस बेसिस पे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो किस बेसिस पे हम लिख रहे हैं ये सारी चीजें? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है, हम यही पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम? डेफिनेशन: ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज कार्बोहाइड्रेट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? चलो बेटा फटाफट हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इट इज मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनो सैकराइड्स, ठीक है। अब ये सैकराइड्स क्या वर्ड है? इतना बड़ा सा वर्ड है, इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है। मोनो तो आप समझ ही रहे होगे, मोनो क्या होता है? एक सिंपल स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। सैकराइड क्या है? ये एक लैटिन वर्ड सैक्रम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जिसका जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है? शुगर होता है। एज ऑल नो अबाउट द शुगर, शुगर क्या होता है? चीनी, सबके घर में होता है ना, सब डेली यूज करते हैं चीनी का। तो सैकेराइड का एग्जैक्टली मतलब ना सैकरीन से, और सैकरीन शुगर को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो वर्ड कितना बड़ा सा और डरावना सा आपके सामने दिया है ना। अब मोनोसैकेराइड होता क्या है?
ठीक है, नाम से ही क्लियर है, मोनो मतलब कि इतनी छोटी यूनिट होती है ना जिसको आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि कोई होता है ना सबसे छोटी चीज, उसको आप और फर्दर तोड़ नहीं सकते, लाइक एटम। ठीक है, एटम को क्या हुआ, और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता था, ऐसा किसका मानना था? तो ऐसा किसका मानना था? जे जे थॉमसन का। ठीक है, ठीक है, नहीं, जे जे थॉमसन ने तो तोड़ दिया था। जॉन डाल्टन ने ये बोला था कि आप इस एटम जो है ना वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में जे जे थॉमसन एंड और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उसके बाद उन्होंने एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर दी। ठीक है, जो कि कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरीके से जो मोनोसैकेराइड होता है ना, ये भी क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको आप फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं कर सकते। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, मोनोसैकेराइड के बारे में हम क्या लिखेंगे? पहली चीज तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, a carbohydrate that can not be hydrolysis to simpler compound is called a monosaccharides। ठीक है, यानी कि क्या लिख लिया हमने डेफिनेशन इसका, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स पहली चीज तो ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते एक छोटे कंपाउंड में। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी छोटी सी यूनिट जिसको आप दोबारा नहीं तोड़ सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? अलग चीजों में, हर चीजों में अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के केस में जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो वो छोटी यूनिट जिसको आप दोबारा नहीं तोड़ सकते हो, जिसको आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, उसी को बेटा हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल इसका हम मेनली लिख सकते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, देखो C6H6 एंड ये जो फॉर्मूला होता है हमारा ना, क्या होता है ग्लूकोज का, तो C6H12O6 हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अब ये बनता कब है, जब सुक्रोज टूटता है। ठीक है, याद रखिएगा जब सुक्रोज टूटता है तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, बट ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके फर्दर नहीं टूटते हैं, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर जरूर बनते हैं, बट दे आर नॉट फर्दर क्लासिफाइड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल इनका, पहला तो हो गया हमारा ग्लूकोज, दूसरा क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ग्लिसरल। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये तो आप देख लो, C3H6O3, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये ग्लिसरल्डिहाइड का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस कब होता है मोनोसैकेराइड, समझ में आ गया। हाइड्रोलिसिस पे, जब भी कभी भी हाइड्रोलिसिस होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, उसको हम नाम देते हैं मोनोसैकेराइड का। इट मेनली कंटेन 3 to 7 कार्बन, यानी कि जो भी आपके मोनोसैकेराइड वाले कंपाउंड्स होंगे ना, उसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 ही कार्बन के एटम होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते बेटा। ठीक है, तो एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हो यहाँ पे, इट मेनली कंटेन मिनिमम 3 to 7 कार्बन एटम। ठीक है, यानी कि अगर किसी कंपाउंड में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 कार्बन एटम है, देन यू कैन से दैट इट इज अ मोनोसैकेराइड। ठीक है, इससे कम और इससे ज्यादा अगर होते हैं तो फिर वो मोनोसैकेराइड आपका नहीं रहता। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड हमने देख लिया कब मिलता है, तो जब कभी भी हाइड्रोलिसिस होता है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के दौरान जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है, ठीक है, जो सबसे छोटी यूनिट हमें मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या लिखेंगे हम, अगला हमारा जो डेफिनेशन होने जा रहा है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, एक और भी चीज लिख लीजिए मोनोसैकेराइड के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मोनोसैकेराइड हमने लिख लिया, पहली चीज स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, दूसरा कि एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, तीसरा ये कि इसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 कार्बन के एटम होंगे, चौथा ठीक है कि ये जो होता है ना, ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, जो भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, चलो,
तो ये हमने मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया। अब मोनोसैकेराइड के अंदर भी कुछ कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके उसको उसको पहुंचने से पहले ना वहां तक हमें 2 वर्ड से होकर गुजरना पड़ेगा। वो 2 वर्ड्स क्या है, ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। 2 वर्ड है हमारा। एक जो वर्ड होता है ना वो क्या होता है, एल्डोज होता है, ठीक है। देखो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्डोज होगा, एल्डोसिस, और एक हमारा वर्ड आएगा कीटोसिस बेटा, ठीक है। मोनोसेकेराइड के कंपाउंड्स ही होंगे जो 2 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, एक होता है एल्डोसिस, दूसरा होता है कीटोसिस। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे कंपाउंड्स जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को कंटेन किए रहते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एल्डोसिस या फिर कीटोसिस, ठीक है। देखिए अब हम क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में, सबसे पहली चीज एल्डोसिस हो गया हमारा, दूसरा कीटोसिस। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट या फिर ऐसे मोनोसैकेराइड जो अपने साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा एल्डोसिस, ठीक है। और वहीं पे ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो अपने साथ एक कीटोन ग्रुप कंटेन करते हैं लेके घूमते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड एल से याद कर सकते हो आप लोग एल्डोसिस, कीटोन से याद कर सकते हो आप लोग कीटोसिस, ठीक है। लिखेंगे क्या हम इसके अंदर, एल्डोसिस। सबसे पहला चीज दोज monosaccharides containing aldehyde group called एल्डोसिस, ठीक है। और इधर साइड में हम क्या लिख लेंगे, दोज मोनोसैकेराइड contain ketone group called कीटोसिस, ठीक है। समझ में आया आपको। तो क्या होते हैं वो सारे कंपाउंड्स जो अपने साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करे रहेंगे ना उनको हम क्या बोलेंगे, एल्डोसिस। एंड वो सारे कंपाउंड जो अपने साथ एक कीटोन ग्रुप कंटेन करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कीटोसिस बोलेंगे। दे कम्स अंडर मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब एल्डोसिस और कीटोसिस होते क्या है, देखो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर से आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, चाहे वो एल्डोज के हो गए, कीटोज के हो गए, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, सुक्रोज के, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं एल्डोसिस एंड कीटोसिस में मेन डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सबसे पहली चीज है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है तो कोई परेशान वाली बात नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कार्बन लिखना है, ठीक है। कार्बन की एक लंबी सी चेन बना दीजिए। मेनली यहाँ पे आपका जो कार्बन का चेन होगा वो 4 एटम का हो गया। यहाँ पे एक CH2OH ग्रुप लगा दो और उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। एक क्या करिए आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका H हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। अब क्योंकि जो हमारा डेफिनेशन ही था बेटा वो क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि आपके कम से कम बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होने ही चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होने ही चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है वो एल्डिहाइड के या कीटोन के तो ही हम उनको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। तो इस केस में क्या हुआ है, देखो कार्बन की एक लंबी चेन है, नीचे CH2OH ग्रुप लगा है और ऊपर अगर हम बात करें तो CHO, ठीक है। CHO इज व्हाट, एल्डिहाइड, CHO। जब आप इसको ब्रेक करते हो ना तो उसे इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका हो गया एल्डोसिस, ठीक है। लेकिन जब हम यही बात करेंगे किसकी, कीटोन की बात करेंगे, ठीक है। तो कीटोन के केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। कीटोन के केस में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक कीटो ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। कीटो ग्रुप, चलो यहाँ लगा दिया हमने C डबल बॉन्डो। कीटो ग्रुप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, C डबल बॉन्डो होता है हमारा कीटो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिए एक कीटो ग्रुप, फिर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा, COH हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा, और लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH2OH। यहाँ पे मैंने रैंडमली कार्बन लिखा है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा ना, ये क्या है, ये कीटोसिस का स्ट्रक्चर है। और सिमिलरली ये वाले स्ट्रक्चर की बात करें ना तो ये क्या है, एल्डोसिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हमारा जो दूसरा टाइप है ना वो क्या है? दूसरा जो हमारा टाइप है वो है यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।